आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में। और हिस्टोरिकल सोर्सेस में हमने देखा कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास बेसिकली दो तरह के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। और हमने शुरुआत की थी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सारे जो भी मटेरियल रिमेन्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पार्ट हैं। और इन मटेरियल रिमेन्स में हमने देख लिया था ऑलरेडी, जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अब इसमें हमारा आ जाएगा कॉइन्स, आ जाएगा पोट्री, आ जाएगा अदर मटेरियल रिमेन्स, आ जाएंगे मॉन्यूमेंट्स, आ जाएंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम फोकस करेंगे इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स पर। तो हमने ऑलरेडी इंस्क्रिप्शन डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉइन्स। तो अब हम कॉइन्स डिस्कस करेंगे। तो कॉइन्स क्या होता है? कॉइन बेसिकली एक मेटल करेंसी है। अब करेंसी क्या है? करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी लेन देन का एक साधन है, विच इज जनरली बैक्ड बाय अ इशूइंग अथॉरिटी। जैसे कि अभी भी हम जो नोट है या फिर कॉइन है, सिक्का है, उसको देखते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है। जैसे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अथॉरिटी है जो नए नोट या सिक्के इशू करती है। और आपने देखा भी होगा कि नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो वो इशूइंग अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो करेंसी है एक मीडियम, लेन देन का एक साधन है। और उन्हीं लेन देन के साधन में जो कॉइन्स हैं वो मेटल करेंसी हैं, यानी मेटल से बने हुए हैं। और जब हम इन पुराने कॉइन्स की स्टडी करते हैं या कॉइन्स की स्टडी करते हैं अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब जो कॉइन होता है उसमें हम देखते हैं कि कॉइन कॉइन की हेल्प से हमें बहुत सारी डिटेल, जैसे ईयर पता चल जाता है, किस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने, राजा ने वो इशू किया था, ये भी पता चल जाता है। तो जो कॉइन का वो वाला साइड जिस पर कोई मैसेज लिखा हुआ है, कोई डिटेल दी हुई है, कोई पोर्ट्रेट बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं ओबवर्स साइड। और कॉइन का जो दूसरा हिस्सा है, अपोजिट हिस्सा है, उसको बोलते हैं रिवर्स साइड। अब जो अर्लीस्ट कॉइन इंडिया में डेवलप हुए वो थे पंच मार्क्ड कॉइन। और ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे ये मोस्टली सिल्वर के बने होते थे, चांदी के बने होते थे। और ये पंच मार्क कॉइन जनरली रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। हालांकि सर्कुलर और स्क्वायर शेप के भी मिले हैं, लेकिन ज्यादातर जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के बने होते थे। और पंच मार्क कॉइन्स बहुत स्टैंडर्डाइज कॉइन्स नहीं होते थे। आप देख सकते हैं कि शेप काफी इरेगुलर है और इनके जो वेट है उसको सिमिलर रखने के लिए कहीं से भी ये कोने काट दिए जाते थे ताकि सेम वेट रह सके। और इस तरीके से फिर इनके ऊपर ये जो यहाँ पर शेप देख रहे हैं वो मार्क किया जाता था। और पंच मार्क कॉइन्स बहुत वाइड हमें एरिया में मिले हैं, जैसे कि तक्षशिला से लेके मगध तक, मगध से लेके मैसूर तक बहुत बड़े हिस्से में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं। और इनकी शुरुआत कब होती है? इनकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी BCE में, यानी जो सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम था, सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम यानी महाजनपदा पीरियड में। महाजनपदा जो पीरियड है उस टाइम पर से ये जो कॉइन्स हैं, पंच मार्क कॉइन्स, ये मिलते हैं। इसी के साथ साथ अनस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन भी मिले हैं। जो ये कास्ट कॉइन थे ये मोस्टली कॉपर या कॉपर के जो एलॉय थे उसके बने होते थे। और पंच मार्क कॉइन के बाद ही हमें इनके भी एविडेंसेस मिलते हैं, ये अनस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स के। और ये हमें ज़्यादातर एरिया में ये वाले कॉइन भी मिले हैं, लेकिन एक्सेप्ट साउथ, जैसे पंचमार्क कॉइन साउथ तक मिले हैं, लेकिन साउथ के जो एरियाज हैं, साउथ इंडिया के जो एरियाज हैं, वहां पर अनस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन नहीं मिले हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो जैसे जैसे मगध एम्पायर ग्रो करता गया तो मगधन टाइप जो पंचमार्क कॉइन थे, क्योंकि बड़ा एम्पायर हो गया, उन्होंने बड़े एरिया
को अपने अंडर ले लिया और एक्सपेंशन कर लिया, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। तो इसीलिए मगधन टाइप यानी जो मगध के जो पंचमार्क कॉइन्स थे, धीरे धीरे उन्होंने बाकी जो स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स थे और उनके जो पंचमार्क कॉइन थे उनको रिप्लेस कर दिया। जैसा कि मैंने अभी कहा, महाजनपदास के टाइम से ये पंचमार्क कॉइन हम देख रहे हैं, या 6th सेंचुरी BCE से डेवलप होना ये शुरू हुए। तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स से 16 महाजनपदास हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे मगध की पावर ग्रो हुई, मगध एक बड़ा एम्पायर बन गया, एक पावरफुल एम्पायर बन गया, तो धीरे धीरे मगध टाइप के जो पंचमार्क कॉइन थे उन्होंने बाकी वाले जो स्टेट्स थे उनके पंचमार्क कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया। अब हम ब्रीफ में देखेंगे कि जो कॉइन्स हैं हमें कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। अब जैसे मगध टाइप पंचमार्क कॉइन्स फिर प्रेवलेंट हो गए, इसी तरीके से अब हम देखेंगे इंडो ग्रीक कॉइन्स। जो इंडो ग्रीक रूलर थे उनके कॉइन्स किस तरह के थे, तो उनके डाई स्ट्रक कॉइन थे। डाई स्ट्रक कॉइन यानी एक डाई नीचे रखी जाती थी, उस पर कुछ बना है फीचर, यहाँ पर फिर मेटल का पीस कॉइन रखा जाएगा, उसके ऊपर एक और डाई जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ जो भी मोटिफ या जो भी चीज स्ट्रक करनी है या जो भी मैसेज स्ट्रक करना है वो बना होता था। और फिर इन दोनों डाइस के बीच में कॉइन को रखे उसको हथौड़े से मारा जाता था और वो जो मोटिफ या वो जो मैसेज यहाँ पर इस पर एनग्रेव्ड होता था वो कॉइन पर छप जाता था। तो डाई स्ट्रक कॉइन थे इंडो ग्रीक्स के। मोस्टली इनके जो कॉइन्स थे वो थे सिल्वर और कॉपर के, और गोल्ड कॉइन्स भी इनके हैं क्योंकि ये फर्स्ट वन थे गोल्ड कॉइन स्टार्ट करने वाले इंडिया में। लेकिन गोल्ड कॉइन इनके काफ़ी रेयर हैं, तो मोस्टली इनके जो कॉइन्स थे वो सिल्वर और कॉपर में थे। और जो इंडो ग्रीक्स के पहले हमने देखा पंचमार्क जो कॉइन्स थे उन पर ऐसे किंग या उनकी इशूइंग डेट या पोर्ट्रेट नहीं बने होते थे। जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनके कॉइन्स पर जो इशूइंग रूलर था यानी उस टाइम का जो रूलर था जिसके टाइम पर वो कॉइन इशू किए गए थे, बनाए गए थे, उनके पोर्ट्रेट बने होते थे। ऐसे हमें एग्जाम्पल मिलता है मिनांडर एंड स्ट्रेटो वन। सो मिनांडर, यहाँ पर मैंने मिनांडर का कॉइन का एग्जाम्पल भी दिया है, फोटो पेस्ट किया है। तो मिनांडर और स्ट्रेटो वन के जो कॉइन्स हैं उसमें धीरे धीरे उनको, यानी कुछ पहले कॉइन्स फिर लेट कुछ कॉइन्स, तो उनमें धीरे धीरे उनको एजिंग दिखाई गई है। यानी पहले वो थोड़े लाइक 16-17 साल के या जवान दिखाए गए हैं और धीरे धीरे जो बाद के जो कॉइन्स हैं उसमें वो एजड होते हुए दिखाए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने एक बहुत लंबे टाइम के लिए रूल किया होगा, इसीलिए उनके जो कॉइन्स हैं उनको लाइक एजेड होता हुआ दिखाते हैं। इसी के साथ साथ जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे उनमें वो बायलिंगुअल थे और बायस्क्रिप्ट कॉइन्स थे। बायलिंगुअल यानी 2 लैंग्वेजेस का यूज होता था। तो इनके जो कॉइन्स थे इन पर नेम ऑफ इश्यूअर यानी जो राजा जिसके टाइम पर वो इशू हुए हैं वो ऑबवर्ड साइड, मैंने अभी आपको बता दिया था कि ऑबवर्ड साइड क्या होता था, मेन मैसेज बियरिंग साइड को हम बोलते थे ऑबवर्ड साइड। ऑबवर्ड साइड में राजा का नाम लिखा होता था ग्रीक लैंग्वेज में और रिवर्स साइड में प्राकृत लैंग्वेज में, और जनरली खरोष्टी स्क्रिप्ट में होता था। एंड सिमिलरली जो पैटर्न इंडो ग्रीक्स ने फॉलो किया कॉइन में, सेम वॉज फॉलोड बाय शाकास, पार्थियंस एंड क्षत्रपास। तो हम मेन फीचर देख रहे हैं क्योंकि कॉइन्स के बारे में जब हम डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब भी हम पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन पर्पस है कि भाई कॉइन्स हमें कैसे हेल्प करते हैं फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन इन आर्कियोलॉजी। कुशानास के जो कॉइन्स है वो 1st to 4th सेंचुरी CE के बीच में डेवलप हुए। कुशानास वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल। अगर पहले आए कि फर्स्ट वन कौन थे इशू करने वाले गोल्ड कॉइन, तो इंडो ग्रीक्स थे, लेकिन लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर किसने इशू किए, ये किए कुशानास ने। यानी जो फर्स्ट वन थे इशू करने वाले गोल्ड कॉइन को वो थे इंडो ग्रीक्स, बट बहुत बड़े स्केल पर
यानी ज़्यादा नंबर में जो कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स बनाए गए वो बनाए गए कुशानास के टाइम पर। सो दे मोस्टली इशूड गोल्ड कॉपर कॉइन्स, और इनके सिल्वर कॉइन काफ़ी रेयर थे, जबकि हमने इंडो ग्रीक में क्या देखा, उनके ज़्यादातर सिल्वर कॉइन थे एंड गोल्ड कॉइन वर रेयर। कुशाना कॉइन्स हैव फिगर नेम एंड टाइटल ऑफ द किंग, फिगर बनी होती थी, पोर्ट्रेट बना होता था, नाम होता था और टाइटल भी दिया होता था किंग का ओबवर्ड साइड पर। इसका एक और जो इंडियन गॉड्स, पर्शियन गॉड्स, गॉडेसेस, वो रिवर्स साइड पर बने होते थे, यानी दूसरी साइड पर बने होते थे। इसका एक एग्जाम्पल है टाइटल का, जैसे विमक कैडफाइसिस। विमक कैडफाइसिस जो एक कुशाना रूलर था, उनके कॉइन में फिगर ऑफ शिवा, यानी जो शिव हैं उनकी फिगर दी गई है या उनका पोर्ट्रेट बनाया गया है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि वो अपने कॉइन्स में उन्होंने अपने आप को बोला है महेश्वरा। और ऐसा हमने देखा सिमिलर टाइप ऑफ डेपिक्शन, जो जैसे हमने देखा कि शिव शिव का पोर्ट्रेट फिगर बनी हुई है कॉइन में, इसी तरह के डेपिक्शन हमें कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव, जो कि सारे कुशाना डायनेस्टी के रूलर है, उनके कॉइन्स में भी देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चल रहा है एक तो उनके रीजनल ईयर के बारे में, किंग के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। दो अर्लीस्ट कॉइन्स कैरीड ओनली सिंबल, जैसे हमने देखा कि पंचमार्क कॉइन्स जो थे वो बस सिंबल उन पर बना होता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा तो कॉइन्स पर किंग का पोर्ट्रेट, फिगर बनी होती थी, डिविनिटीज यानी जो गॉड गॉडेसेस जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स थे उससे रिलेटेड चीज़ें बनी होती थी, डेट्स दी होती थी, नेम्स दी होती थी, टाइटल ऑफ द किंग दिया होता था, ये सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ तक कि हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कॉइन से पता चलता है, जैसे योद्धेयाज और मालावाज। जो योद्धेयाज और मालावाज थे उनके कॉइन्स पर एक टर्म दिया हुआ है जना। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो जैसे हमने देखा था ना कि जो जनपदा पीरियड है उस टाइम पर जना संघा, गना संघा यूज होता था उन स्टेट्स के लिए जो मोनार्कियल स्टेट नहीं थे, यानी जहां पर लोग मिलकर रूल करते थे। तो इसी तरीके योद्धेयाज और मलावास के जो कॉइन्स हैं उन पर टर्म दी हुई है जना, जिससे हमें पता चलता है कि ये नॉन मोनार्कियल स्टेट थे, यानी जहां पर मोनार्की सिस्टम प्रेवलेंट नहीं था। अब हमने देख लिया इंडो ग्रीक के कॉइन किस तरीके थे, कुशानास के कॉइन कैसे थे, और अर्लीस्ट कॉइन पंचमार्क कॉइन जिन पर सिर्फ सिंबल बने होते थे वो कैसे थे और वो कब स्टार्ट हुए। अब हम देख लेते हैं सातवाहना कॉइन्स। सातवाहनास जो थे इन्होंने डेक्कन में रूल किया, और इनके जो मोस्टली कॉइन्स थे दे इश्यूड इन कॉपर एंड सिल्वर, और इन्होंने कुछ स्मॉल डिनोमिनेशन के भी कॉइन इशू किए, यानी कुछ कम वैल्यू वाले भी सिक्के जो है उन्होंने इशू किए, और वो ज़्यादातर उन्होंने इशू किए थे लेड और पॉटिन से बने हुए। तो वैसे इनके ज़्यादातर सिक्के हैं कॉपर या सिल्वर में, जो स्मॉल डिनोमिनेशन के सिक्के हैं वो है लेड या पॉटिन से बने हुए। और ज़्यादातर इनके जो लेजेंड्स हैं यानी जो मैसेज है कॉइन पर वो प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और कहीं कहीं पर द्रविडियन लैंग्वेज का भी यूज हुआ है। हमें सातवाहनास की कॉइन पर शिप की इमेज मिलती है, और ये हमें बताता है कि वो मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व रहे होंगे, यानी समुद्र के थ्रू जो ट्रेड होता है उसमें वो इन्वॉल्व रहे होंगे, इसलिए शायद शिप की जो इमेज है वो यही दर्शाती है। तो हमने सातवाहनास की कॉइन्स के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं गुप्ता कॉइन्स, नॉर्थ इंडिया में जो प्रेवलेंट थे। गुप्तास अपीयर टू हैव सक्सीडेड कुशानास। तो कुशानास के बाद हमने देखा कि उनका जो ट्रेडिशन था कॉइन्स का वो बाद की कई डायनेस्टीज जो सक्सीडिंग जो डायनेस्टीज थी इन एरियाज में उन्होंने भी उसको फॉलो किया था। अब हम देख लेते हैं गुप्तास को। गुप्तास
ने जो ट्रेडिशन मिंटिंग का जो कुशानास ने चला आ रहा था या जो प्रिवेलेंट था, गुप्ताज ने उनको उसको टोटली इंडियनाइज्ड कर दिया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू किए एंड और उनका जो गोल्ड कॉइन था उसको बोला जाता था, गुप्ताज का जो गोल्ड कॉइन था उसको बोला जाता था दीनारास। एंड दे वर वेल एग्जीक्यूटेड डाई स्ट्रक कॉइन। डाई स्ट्रक कॉइन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस तरीके से डाई होती थी दो, और उनके बीच में रखकर कॉइन को, और यहाँ पर इस पर मोतिफ बना है और इस पर कुछ एनग्रेव हो रखा है मैसेज, वो इस पर हथौड़े से जब पीटा जाता था तो इस पे छप जाता था। तो उनके डाई स्ट्रक कॉइन थे, मोस्टली गोल्ड कॉइन उन्होंने इशू किए, और उनके गोल्ड कॉइन्स को बोला जाता था दीनाराज। इनके जो ऑब्वर्स साइड था, यानी जहां पर मेन मैसेज बियरिंग साइड थी, उसमें रीजनिंग किंग, यानी जो उस टाइम पर जो किंग थे उनको अलग अलग पॉजेज में दिखाया गया है, और जो रिवर्स साइड है उसमें अलग अलग भगवान के फिगर बने हुए हैं, अलग अलग जो देवी देवता है उनके फिगर बने हुए हैं, जैसे कि उनके रिलीजियस बिलीव्स को दिखाता है, जैसे लक्ष्मी जी के फिगर बने हुई हैं। और ऑब्वर्स साइड में जो हैं अलग अलग टाइप के, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और साथ ही साथ जो कुमारा देवी टाइप कॉइन है जिसमें कि जो इशू किए गए थे स्पेशली टू कोमेमोरेट द मैरिज ऑफ चंद्रगुप्ता वन विद कुमारा देवी हु वाज अ लिच्छवी प्रिंसेस। तो हम देखते हैं धीरे धीरे कि लेटर पीरियड तक आते आते, यानी जो स्कंदगुप्त का पीरियड था उस तक आते आते जो मेटेलिक प्योरिटी थी गोल्ड कॉइन की वो कम हो गई, यानी गोल्ड का जो कंटेंट था कॉइन्स में, सिक्कों में, जो सोने की मात्रा थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और उन्होंने गुप्ताज ऑल्सो इशूड सिल्वर कॉइन एंड, लेकिन ये जो कंटेंट सोने का कम हो रहा था, ये दिखाता है कि शायद जो इकोनॉमी थी वो उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए वो कंटेंट जो है कम हो रहा था या प्योरिटी कम हो रही थी। इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज है, वो हम गुप्तास के टाइम पर पढ़ेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि जो गुप्तास जो कॉइन्स है वो हमें कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, coins helps us to know about the political history, जैसे कि स्पेशली जो पीरियड है 200 BCE टू 300 CE, 200 BCE टू 300 CE, इस पीरियड को जानने के लिए मोस्टली हमें कॉइन्स हेल्प करते हैं। और इंडो ग्रीक रूलर के बारे में लाइक मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम कॉइन्स, यानी ज़्यादातर जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादातर जो हमारी जानकारी है इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में, वो ज़्यादातर हमें कॉइन्स से ही मिलती है। और साथ ही साथ पार्थियांश, शाकाश, क्षत्रपास, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में भी हमें जानकारी कॉइन से ही मिलती है। और अभी हमने देखा ना एग्जाम्पल कि योद्धेयास, उनके कॉइन पर लेजेंड है जना, और जिससे हमें पता चलता है कि वो नॉन मोनार्कियल स्टेट थे। तो ये सारी भी बातें हमें कॉइन्स की हेल्प से पता चलती हैं। सेकंड हो गया हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अभी हमने देखा कि इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उनके कॉइन, उन्होंने बायलिंगुअल कॉइन थे, बायलिंगुअल यानी दो लैंग्वेजेस का यूज किया था उन्होंने। इंडो ग्रीक ने कौन सी? प्राकृत और ग्रीक लैंग्वेज, प्राकृत एंड ग्रीक लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया था। साथ ही साथ उन्होंने खारोष्ट्री स्क्रिप्ट का यूज किया था अपने कॉइन्स में। इसी तरीके से हमने देखा सातवाहनास ने प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया था। इसी तरह हमने देखा कि जो गुप्ताज हैं उन्होंने संस्कृत का यूज किया था, संस्कृत लेजेंड थे उनके कॉइन्स पर। तो हमें लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में भी कॉइन्स से पता चलता है, और किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन सी लैंग्वेज प्रेवलेंट थी उसके बारे में भी हमें कॉइन्स से पता चलता है। अब तीसरा हो जाता है हमारा एक्सचेंज एंड ट्रेड। तो
ट्रेड के बारे में भी हमें कॉइन्स की हेल्प से पता चलता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी हमने अभी पढ़ा, जैसे कि सातवाहनास के जो कॉइन्स थे उन पर शिप बना हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वो मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व रहे होंगे, मैरीटाइम ट्रेड करते होंगे, यानी कि समुद्र की सहायता से जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो उसमें इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर एक रोमन कॉइन्स भी मिले हैं। तो रोमन कॉइन्स मिलने का क्या मतलब है कि भाई रोम जो था, रोमन एम्पायर जो था, उसके साथ ट्रेड होता होगा तभी तो रोमन कॉइन्स यहाँ पे आए। तो इस तरीके से जो कॉइन्स हैं हमें हेल्प करते हैं टू नो अबाउट ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू नो अबाउट एक्सचेंज, एंड it develops a deep understanding about the economy of that time. साथ ही साथ ये सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी कॉइन्स हमें बताते हैं। जैसे हमने देखा जो गुप्तास के कॉइन थे वो अश्वमेधा टाइप कॉइन है, और साथ ही साथ शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं, और कुमारा देवी टाइप कॉइन है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और उन रिवर साइड पर अलग अलग डीटीज बने हुए हैं, लक्ष्मी जी बने हुई हैं। तो ये सब बताता है उनकी रिलीजियस, जो रूलर थे उनकी रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट मेटलर्जी, तो हमें पता चलता है जैसे हमने देखा कि इंडो ग्रीक के टाइम पर पहली बार शुरुआत हुई गोल्ड कॉइन्स की, और कुशानाज ने लार्ज स्केल पर गोल्ड कॉइन इशू किए। साथ ही साथ पहले जो कॉइन्स थे वो सिल्वर के बने होते थे। फिर हमें पता चलता है कहाँ से ये मटेरियल आता होगा या इसका सोर्स क्या रहा होगा, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉइन्स की हेल्प से पता चलती हैं। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पढ़ लिया है इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। अब इसमें और बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे पॉटरी हो गया, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, और बाकी जो मटेरियल रिमेन्स है वो सब भी आर्कियोलॉजी का ही पार्ट है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स, और इसके बाद कल हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे लिटरेरी सोर्सेज। और बाकी जो चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, पॉटरी है, वो हम जब डीप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि कहीं सुधार आना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।